भाई। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अजय सिंह सैनी साहब जुड़ेंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट है और हमेशा यूथ में जो है वो एक्टिव रहते हैं। और अजय से मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा। अजय, हालात आपको पता है जम्मू कश्मीर के क्या चल रहे हैं इस वक्त। 75 पोस्टें वो निकाली गई हैं जिस पर कहा गया कि उर्दू कंपलसरी है। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के लिए जो पैसा था वो सारा का सारा कश्मीर में ले गए रोड के जरिए। अगर रोड के जरिए पैसा ले गए हैं वो लोग, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 29 एमएलए दिए थे हमने, चलिए 28 रह गए। ये लोग कहाँ सोए थे, जबकि इनके एमपी भी 2 इनके हैं और भी कार्य करने इनकी रहती है, एलजी इनके है। वो पैसा किस तरह से वहां चला गया, क्या कहेंगे अजय आप इन सब पर? देखिए गुलशन जी, नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और मैं इन सभी जो आपके दोनों मुद्दे हैं, इन पर बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीइंग एक डोगरा होने के नाते हम अपनी आइडेंटिटी को ना भूल जाएं। हमारी जो पहचान है, हम उसे ना भूल जाएं और अपनी हर एक बात को शुरू करने से पहले ये याद रखें कि हमें हमारी पहचान कितनी मुश्किल से मिली है और आगे अपनी पहचान को भी बरकरार रखने के लिए हमें क्या कदम उठाने हैं और इन दो मुद्दों का उनसे क्या संबंध है। आपने बात की नायब तहसीलदार को 75 पोस्ट की। मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस पर लेके जाना चाहूंगा, जो बेसिक चीज है कि पहले जब यूटी नहीं थी तब भी यहाँ पर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे, नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली थी और उर्दू में वहां कंपलसरी किया गया था। तो तब यहाँ पर यूटी नहीं थी, तो तब यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट हुए जाते थे तो कहीं ना कहीं होता था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है और एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। मगर 2020 में यूटी बनने के बाद, 2019 में यूटी बनने के बाद 2020 में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाओं को घोषित किया गया। उर्दू, हमारी अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी, सबको अपना अपना अधिकार दिया गया। और उस अधिकार को देखते हुए, उन 5 भाषाओं का सम्मान देखते हुए, यूटी द्वारा बनाए गए उस कानून का सम्मान देखते हुए, ये हमारा उम्र सरकार से कहना था कि आप उन 5 जो लैंग्वेज हैं उन सभी को इसमें आप इंडल्ज कीजिए, इंक्लूड कीजिए, ताकि हर एक वर्ग का जो सम्मान बना रहे। क्योंकि कोई आज डोगरी पढ़ता है, कोई आज हिंदी पढ़ता है, कोई अंग्रेजी पढ़ता है। अब जो जम्मू में मोस्टली जो हमारे यूथ है वो उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग हों, जम्मू में मोस्टली जो है वो उर्दू नहीं पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ हो रहा है, इसके लिए हमें जम्मू को मिलकर आवाज उठानी होगी। और हमारी अपील है कि जिस तरह हमारे जो माननीय हमारे सीएम है, उन्होंने कहा था कि हम जम्मू और कश्मीर को एक नजर से देखेंगे, एक नजर से चलाएंगे। तो इसलिए हमारी उनसे अपील है कि वो जो उनकी नोटिफिकेशन निकली है उसमें चेंज करें, उस नोटिफिकेशन में संशोधन लाएं और इन 5 आधिकारिक जो भाषाएं हैं उनको बीच में डालकर हर एक वर्ग का, जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन के युवाओं का मान सम्मान बना रहे। और जो हमने जो कानून बनाया 2020 में, ये जो 5 आधिकारिक भाषाएं हैं इनका भी सम्मान बना रहे। इससे हमारे जम्मू और कश्मीर का माहौल भी अच्छा होगा अगर इस तरह के जो फैसले हैं वो जनता के हित में, युवाओं के हित में लिए जाते हैं। दूसरा, जी, एक आपने चीज जो मैं आपसे प्रश्न किया। पूछूंगा, देखिए सुनिए पहले मेरी बात। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा इसी इसी मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो थे, उनके प्रधान, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, यही जी चीज मैंने बात की उनसे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार आप 75 पोस्टों के लिए आज बाहर आ गए हैं, जब बच्चे जहां पर एफए के बच्चे, यहाँ पर जब जेई के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा हमने उनके लिए बहुत संघर्ष किया है। चलिए संघर्ष किया, मैंने ये भी कहा 2.5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, और वो ये कहते हुए नजर आए 2.5 करोड़ नौकरी सिर्फ जम्मू के लिए कहा, 2.5 करोड़ नौकरी पूरी देश के लिए कहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर को कितनी मिली? अजय देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने शुरू करवाया है साथ में होकर, और आज तक हमारे साथ हो रहा है। अब वो कश्मीर देखिए, टनल पार के लोग तो हमारे साथ करेंगे। उमर साहब ने क्यों ये 75 पोस्टों पर उर्दू रखी या नहीं रखी, ये मुझे नहीं पता। जब 5 अगस्त 2019 हुआ था, जब आरपीसी की धारा यहाँ से हट गई थी, यहाँ कानून चेंज बदल दिया गया था, उस वक्त इस उर्दू को क्यों नहीं खात्मा किया गया? ये लोग बोलते थे ना करनी है, किया क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैंने जिस तरह आपको शुरुआत में कह दिया था कि हमारे लिए जो जम्मू है वो सर्वोपरि है। आज हमारे जम्मू की जो हालत है उसे देखकर रोना आता है, तरस आता है। और कहीं ना कहीं आज चौकों में, गलिहारों में इस बात की चर्चा भी है कि 370 से आखिर जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू की बात करें, क्योंकि हम जम्मू जम्मू सूबे से बिलोंग करते हैं, क्या हमें कोई फायदा जी। हुआ?
तो उसी संदर्भ में मैं आपको इस चीज का ध्यान लगाना चाहूंगा कि 2018 की जब मैंने बात की, तो उस वक्त जो सरकार थी वो पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था। तो उस वक्त जब ये उर्दू की बात हो रही थी, उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी। मगर देखिए कि उस वक्त भी अगर उर्दू को यहाँ पर लाया गया या फिर उसकी पोस्टर निकाली गई, तो कहीं ना कहीं जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और ये लोग वहां पर चुप थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे लिए सर्वोपरि जम्मू है। आज हर कोई पॉलिटिकल जो पार्टी है वो अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से चल रही है, वो लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है। आज लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। आज लोगों को क्या चाहिए? बिजली। आज लोगों को चाहिए पानी, लोगों को टूरिज्म डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे जम्मू में, क्योंकि जम्मू में व्यापार खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जिनको भी हमने चुनकर आया, जिस तरह कश्मीर में एनसी चुनकर आई है, भाजपा जम्मू जम्मू में चुनकर आई है कि लोग भाजपा को पसंद करते हैं, तो हम क्रिटिसाइज ना करते हुए किसी भी सरकार को हम ये कह रहे हैं कि आप जिस सूबे से चुनकर आए हैं, आप उनकी आवाज रखिए ना। पर जब आप उनकी आवाज नहीं रखेंगे, आज अगर जम्मू सूबे में बीजेपी आवाज नहीं रख रही है उन सब चीजों की, सिर्फ एक नए तहसीलदार की बात नहीं, बड़े सारे यहाँ पर इश्यूज है, जो आज क्राइम यहाँ पर बढ़ रहा है, जो आज डिस्क्रिमिनेशन, वो इतना सारा जो अमाउंट कश्मीर को दिया गया है उसकी बात करें, तो आज जम्मू में वो लोग चुप हैं। तो इससे जम्मू का नुकसान है। अपने एजेंडाज तो सेट हो रहे हैं, मगर जम्मू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जम्मू सफर कर रहा है। और जम्मू, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, इतिहास गवाह है। मेरी उम्र आज इतनी नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बातें कर सकूं, मगर मैं अपने होश संभालने के बाद जो हमने देखा है और जो हम सुनते आ रहे हैं, इतिहास गवाह है। सरकारें सेंटर में कोई भी रही हो, हमेशा कश्मीर को उन्होंने मजबूत किया है, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, कुछ ही दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, जो यूनियन मिनिस्टर टूरिज्म है, वो कश्मीर आए थे। वो किसके मिनिस्टर हैं? भाजपा के मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं। जब वो कश्मीर जाते हैं, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं, अनंतनाग में पहलगाम में विजिट करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर, जब पहलगाम अटैक हुआ, मेरी चीफ सेक्रेटरी जो टूरिज्म है और चीफ सेक्रेटरी जो अपना अटल डुल्लू है, उनसे लगातार बात होती रही कि किस तरह जो कश्मीर का यहाँ पर नुकसान हुआ है टूरिज्म के लिहाज से, इसको किस तरह रिवाइव किया जाए। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में हम और ज्यादा तरक्की करेंगे और डेवलपमेंट लाएंगे। मैं आपको अमर उजाला की स्टेटमेंट उठा के बताता हूं, उसमें एक बार भी जम्मू का जिक्र नहीं किया गया। तो ये जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया, भाजपा भी तो कर रही है ना। हम कैसे चुप रहे हैं कि जब हमारे जम्मू के साथ गलत हो रहा है? हमारी डोगरा रियासत में जो डोगरे जम्मू इस कश्मीर के मालिक रहे हैं, हमारे राजा महाराजाओं ने हमें ये मान सम्मान सौंपा, आज उसमें डोगरों की हालत है कि आज डोगरों के साथ जो शिकार हो रहे हैं, आज सेकंड ऑर्डर स्टेटस में हमें रखा गया है, उसके जिम्मेदार भाजपा भी है। आप अजय देखिए, अजय आइए। अजय अजय इसमें मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा। ये मैं इसलिए टोक रहा हूँ क्योंकि देखिए आप अपनी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें इसलिए आ रहा हूँ, जो डोगराओं की मान सम्मान की बात की गई है, डोगराओं की पगड़ी पहनकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए निकलते हैं। जब बात करने की बारी आती है, धुमधुमा के पीछे चले जाते हैं। जब बात देखिए, अब अगर पैसा कश्मीर में गया है या टूरिज्म मंत्री कश्मीर में गए हैं, तो 28 एमएलए किस लिए बिठाए हुए हैं? केंद्र में सरकार इनकी है, ये जाए जम्मू के लिए लेके आए ना, क्यों नहीं ला रहे? देखिए, जितेंद्र सिंह साहब अगर कोई बात करें या उनके कहने से ही जम्मू कश्मीर जो कुछ है वो होता है, क्या उनको नहीं पता इतना ज्यादा पैसा, जो इतना बड़ा अमाउंट जो है कश्मीर में चला गया और जम्मू को कुछ नहीं दिया गया? किस मुंह से वोट मांगेंगे ये? और लोग वोट देने को भी तैयार हो जाते। देखिए, मैं आपको आपके इसी मुद्दे पर आना चाहता था कि सबसे पहले तो ये बहुत ही एक निंदनीय हमारे लिए जो एक समय चल रहा है, बहुत ही एक बुरा समय चल रहा है जम्मू के लिए, कि इतनी बड़ी परियोजना, जो विकास की परियोजनाएं लाई जाती हैं, सेंटर द्वारा दिए जाते हैं, और 10,637 करोड़ रुपया एक इतना बड़ा अमाउंट है कि आप पूरे के पूरे सूबे को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। और वो किसे दिया गया? कश्मीर को दिया गया। अब यहाँ पर दो एंगल निकल कर आ रहे हैं पॉलिटिक्स के। भाजपा भी पॉलिटिक्स कर रही है और एनसी भी पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कैबिनेट है, इसमें सतीश शर्मा जी का खासकर नाम लिया जा रहा है और सुरेंद्र चौधरी का नाम लिया जा रहा है, कि जब यहाँ पर फैसले हो रहे थे तो ये लोग कहां पर सो रहे थे? जब यहाँ पर जम्मू के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया और सारा का सारा जो पैसा है वो कश्मीर के लिए यहाँ पर फाइनलाइज किया गया, जो भी एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई, तब ये लोग कहां पर थे? और कहा जा रहा है कि उमर सरकार ने, खासकर उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जम्मू सूबे के साथ। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि उमर जो अब्दुल्ला है, कहीं ना कहीं अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूं, तो जम्मू कश्मीर के इस वक्त माई बाप है, और जम्मू और कश्मीर दोनों एक उमर अब्दुल्ला के, एक समझ लीजिए, बेटे हैं। तो उस बाप को जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ, दोनों के साथ ज्यादती करनी चाहिए और दोनों को 5,300 और अपना
18 करोड़ रुपया जम्मू को और उतना ही कश्मीर को देना चाहिए था। इसमें वो गलत है और हम इसमें कंडेम्ड करते हैं कि कहीं ना कहीं उम्र जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव कर रही है। अब दूसरी तरफ आप बात करते हैं भाजपा की। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा जो है, यहाँ पर वो भाजपा के एक यहाँ पर एक विश्वास आएगा, एक बहुत ही जिम्मेदार और जिस पर भाजपा यहाँ पर यकीन करती है, जिन्हें जम्मू कश्मीर में बिठाया गया है और उनसे पूछे बिना कोई यहाँ पर फैसला नहीं किया जाता है, तो उनको ये 100% उनके साथ सारी राबता सारी बात हुई होगी कि यहाँ पर 10,637 करोड़ रुपए जो कश्मीर के लिए जा रहा है, उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि एलजी मनोज सिन्हा ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, उसमें ये क्यों नहीं बोले। बात करें हमारे जुगल किशोर एमपी साहब की, बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो हमारे माननीय एमपी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, उनको उनकी नॉलेज के बिना यहाँ पर कश्मीर में जितनी बड़ी ग्रांट सैंक्शन की गई है पॉसिबल ही नहीं है, वो क्यों नहीं बोले। तो कहने का मतलब है ये लोग जो आज जम्मू में बैठकर यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं, इन्हें सब कुछ पता है, मगर ये अपनी कुर्सियों को पता नहीं इनके क्या किस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अपने कुर्सियों से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ये जम्मू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अपनी लॉयल्टी उन सरकारों के समक्ष दिशा दिखाने के लिए ये अपने लोगों के साथ आज गलत कर रहे हैं और उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है, इस जम्मू को। इन्हें सब पता इतना पैसा आ रहा है कि वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे, कि वहां पर बोल सकते थे कि आधा पैसा जम्मू को दीजिए, मगर नहीं दिया। तो जितने आज जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला हैं जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ, मैं उससे ज्यादा जिम्मेदार इन्हें मानता हूं जिन्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये लोग आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैं एक जम्मू का डोगरा होने के नाते मैं वही बात करूंगा जिससे हमारे जम्मू के लोग इफेक्टेड हो रहे हैं या जिससे जम्मू को फायदा हो सकता है। मैं वो सारे तथ्य वो सारी चीजें आपके समक्ष लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो सब चीजें हो रही हैं इसके लिए दोनों लोग जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम भाजपा को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं। अगर मैं कश्मीर से बिलोंग करता तो मैं एमपी को जिम्मेदार मानता, क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने वोट भाजपा को नहीं दिया क्योंकि मैंने खुद इलेक्शन लड़ी, मगर मैं जानता हूं कि मेरे जो और कुछ नॉन में लोग हैं, आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जम्मू के लोग भाजपा को पसंद करते हैं, मगर भाजपा जो विश्वासघात उनके साथ कर रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसको कौन जस्टिफाई करेगा। और विश्वासघात हो रहा है, क्या कह रहे हैं, विश्वासघात हो रहा है उन लोगों के साथ, विश्वासघात हो रहा है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, विश्वासघात हो रहा है, धोखा हो रहा है। जम्मू में पूछना चाहता हूं, जम्मू में सनासर, पत्नी टॉप, अपना लांदर पंचायरी, अपनी बनी बसोली, हमारा सुध महादेव, डुड्डू बसंतगढ़, सन्नासर की सड़क अगर आप देखेंगे ना, जो अभी लोग घूमने जा रहे हैं, इतनी खस्ता हालत है सन्नासर की और मैं आपको बता नहीं सकता। आप जाइए लांदर पंचायरी, कश्मीर में आज ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे पूरी जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पर धुंध पड़ी हो, मगर पंचायरी में धुंध पड़ी होती है। ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए था, इन सड़कों को ठीक करना चाहिए था। कश्मीर में सारी सड़कें लगभग ठीक है, कश्मीर आज डेवलपमेंट के मामले में हमसे 20 साल आगे है, जम्मू उनसे पीछे है। अजय मैं आपको रोकूंगा, फिर मैं रोकूंगा। देखिए, अगर कश्मीर पर जब पहलगाम हमला हुआ तो लगभग कहा जाए कि 1.5-2 महीने उनका टूरिज्म बंद रहा। अगर जम्मू कश्मीर के एमएलए या यहाँ के आला अधिकारी चाहते तो यहाँ का टूरिज्म डेवलप कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनको पता अगर डेवलप करेंगे तो जम्मू का टूरिज्म आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जम्मू को सिर्फ एक तवी लेक मिली है जिसमें आपको पता है क्या 18 से 19 नालों का पानी आता है। दूसरी बात, अगर जम्मू कश्मीर को कुछ देना था, जो जब चुनाव हुआ था इन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को मैं दोनों एक ही नजर से जो है वो देखूंगा, ये उमर साहब ने कहा था। बट उमर साहब तो देख रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये किस नजरिए से देख रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, बिजली के बिल्स हमारे ज्यादा आ रहे हैं, आपको पता है जिस एरिया में आप रहते हैं सबसे ज्यादा लोगों के बिजली के कनेक्शन वहां काटेंगे। आज भी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि लोग अपने बिजली के बिल भर पाए, और मोटे मोटे बिल, और ये कहा जाता है कि आप बिजली जहाज जलाते हैं। इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करती, कोई टीका टिप्पणी करते, बात नहीं करते। देखिए, बिजली के संबंध में आपको बताऊं कि 2 दिन पहले की वीडियो है कि कश्मीर में वहां स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंट होने लगे थे, वहां पर एसएचओ को भी भागना पड़ा और कुछ और भी आला अधिकारी हैं उनको वहां से भागना पड़ा। सबसे पहले तो उनकी यूनिटी को सल्यूट है कि कश्मीरी एकजुट होकर वहां पर स्मार्ट मीटर्स इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो आज बहुत दुख होता है
कि मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि स्मार्ट मीटर्स इंप्लीमेंट होने के बाद 1 मिनट भी लाइट नहीं जाएगी। आज यहाँ पर कई-कई घंटे लाइट जा रही है। उसके बाद बात करें तो मैं आपको एक चीज़ ध्यान में लाना चाहूँगा, उमर सरकार से हमें इस बार ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है और उनके टेन्योर में बिजली जितनी एलजी मनोज सिन्हा के टेन्योर में जाती थी, उससे ज़्यादा बिजली अब जा रही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार चाहे कोई भी हो, एलजी चाहे कोई भी हो, जम्मू सफ़र कर रहा है, कश्मीर सफ़र नहीं कर रहा। कश्मीर में सब कुछ है, जम्मू सफ़र कर रहा है, सड़कों के मामले में जम्मू सफ़र कर रहा है, लाइट के मामले में जम्मू सफ़र कर रहा है, हर एक चीज़ के मामले में जम्मू सफ़र कर रहा है। और कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ के जम्मू के नुमाइंदे हैं 28, आज उनको स्टैंड लेना चाहिए कि जम्मू की जो भी आज समस्याएँ हैं, उन पर खुलकर बोलकर उमर सरकार के साथ लड़कर जम्मू को सशक्त समस्याएं करने तो के लिए बहुत सी हर एक है ना अजय, अजय समस्या बहुत सी है। पीडीडी के अस्थायी कर्मचारी डेली वेजर लोग प्रदर्शन पर हैं, रोज कोई ना कोई मरता हाँ, है, उनको बिल्कुल, कुछ नहीं मिलता। बाद पीएचई वाले बिल्कुल। कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। अब मुझे ये बताइए कौन सा डिपार्टमेंट जो है प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब अगर गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाना होगा तो 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे लंबे लंबे प्रदर्शन जो है ना वो जम्मू में ही चले हैं, ना कि कश्मीर में। लेकिन इनको फर्क ही कोई नहीं हुए पड़ता। बिल्कुल हुए। ये बिल्कुल सही बात है कि आप बात करें कि जम्मू को मंदिरों का शहर जो उसको एक टैगलाइन दी गई है, जो एक उसके साथ चीज़ जोड़ी गई है, उसे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अगर प्रैक्टिकल तौर पर तो वो हट गई है। आज जम्मू जो है आज आज प्रोटेस्टों का शहर बन गया है, प्रदर्शनों का शहर बन गया है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जल वाले हों, फॉरेस्ट वाले हों, आपके पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हों, डेली वेजर्स हों, आपके पीडब्ल्यूडी के हों, होम गार्ड हों, हर कोई आज प्रोटेस्ट कर रहा है। हर कोई अपनी जो इतने समय से जो सेवाएँ वो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देते हुए आ रहे हैं, उसके रिवर्ट में, उसके मतलब विपरीत में जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें रेगुलराइज़ करना चाहिए, वो उन्हें अभी तक किया नहीं गया। तो ये प्रदर्शनों का शहर बन गया है। आज हमें खुद भी देखते हुए हो गया है कि जम्मू में आए दिन यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी न किसी बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लाइट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, पानी को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, नौकरी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, बेरोज़गारी को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, चोरियों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, बिजली कट को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, डेली वेजेस को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सिर्फ़ प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विडंबना है जम्मू की, ये विडंबना कश्मीर की नहीं है। ये विडंबना जम्मू की है कि आखिर 370 टूटने के बाद जम्मू को क्या मिला? ये मैं मैं पूरी ज़िम्मेदारी से और मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा के कुछ लोग हैं, मैं अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ, रात का समय है, भाजपा के कुछ लोग हैं, जो अपने मुँह से बोलना शुरू कर गए हैं कि 370 टूटने के बाद आखिर जम्मू को क्या मिला है? हमने कश्मीर की क कमर तोड़ी, मैं मानता हूँ मिलिटेंसी की कमर तोड़ी हमने, मगर हम ये नहीं चाहते थे कि किसी को नुकसान हो तो हमें भी नुकसान हो। हम चाहते हैं कि वहाँ पे मिलिटेंसी तो खत्म हो, मगर वहाँ तो मिलिटेंसी कुछ हद तक खत्म हुई, अब थोड़ी बहुत बची हुई है, मगर जम्मू का बेड़ा गर्क। आज जम्मू में वो कौन-सा दिन है, वो कौन-सा घंटा है जहाँ चोरी नहीं हो रही है? हर एक घंटे के बाद चोरी हो रही है और अगर पुलिस वाले उस पर कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं, जिससे वो कहीं न कहीं उस चोर को एक्सपोज़ कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं समाज में उन चोरों को कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, तो आपको हम यहाँ पर इस तरह करेंगे। उस पे भी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। तो मुझे लगता है कि 370 के बाद क्राइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ बड़े लोग हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं कितने हज़ारों की संख्या में बाहर से लड़कियाँ यहाँ पर जम्मू में आई हैं। मैं बोलते हुए भी इस चीज़ को मतलब कहीं न कहीं एक तरह से डर लगता है ऐसी चीज़ें सोचकर कि बाहर से यहाँ पर लड़कियाँ आई हैं, जो यहाँ पर देह व्यापार का काम कर रही हैं। बहुत ही शर्म की बात है। चिट्टे का व्यापार, नशा तस्कर, बोवाइन स्मगलिंग, गौ तस्करी आज इतनी हो गई है 370 टूटने के बाद, जब यहाँ पर रणवीर पैनल कोर्ट था, जब यहाँ पर यूटी नहीं बनी थी, रणवीर पैनल कोर्ट था, तो यहाँ पर गौ तस्करी होती ही नहीं थी और अगर होती थी, तो उसके लिए सज़ा होती थी। मगर यूटी बनने के बाद आज हिंदू समाज को मैं एक हिंदू समाज का एक हिंदू एक सनातनी होने के नाते जब मेरी गौ माता को यहाँ पर उसकी स्मगलिंग होती है, उसको काटा जाता है, उसको यहाँ से तस्करी उसकी की जाती है और हज़ारों की संख्या में की जाती है। मुझे उससे मेरे लिए शर्म की बात कोई नहीं है और यूटी बनने के बाद ही आज यहाँ पर धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। 15-15, 20-20, 50-50 ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं। तो मुझे बताइए आखिर जम्मू जो मंदिरों का शहर है, उसकी आइडेंटिटी तो इस 370 ने खुद ही तोड़ दी, जो आज इतनी गौ तस्करी हो रही है। सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा श्राप जो जम्मू को लगा है, ये गौ तस्करी का लगा है और ये किसके बाद हो रहा है? 370 के बाद।
मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, मैं एनसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मैं सिर्फ एज अ बीइंग ए डोगरा, एक जम्मू का दर्द है, लोगों का दर्द है, पूरे दिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके काम करवाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो हम ये सुन सुन के पागल हो चुके हैं कि आज लोग इस कदर हो चुके हैं, जो आज कहते थे 370 ठीक है, आज वही लोग, उनका जो नैरेटिव है, सोच है, बिल्कुल बदल चुकी है और स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं 370 से जम्मू खत्म हो चुका है, जम्मू में कुछ नहीं बचा चलिए और आने वाले चलिए समय चलिए में बिल्कुल कुछ नहीं। चलिए अजय जी, आपने अपनी बात रखी और जम्मू कश्मीर के हर आवाम, हर आदमी के दिल में ये चीज बोल रही है, लेकिन लबों पर नहीं आ रही है, क्योंकि ठगा हुआ महसूस जो है वो लोग कर रहे हैं। बहरहाल इन दो मुद्दों पर बात करने के लिए अजय जी मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे साथ बात की और बात करने के लिए आपका फिर से मैं एक बार शुक्रिया अदा जो है करता हूँ। ये थे अजय सिंह सैनी साहब, मेरे साथ बात कर रहे थे और जो दो मुद्दे, करंट मुद्दे जम्मू के लिए बने हुए हैं, उन मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। अगर आपको ये वीडियो लाइव दृश्य अगर अच्छे लग रहे हो तो अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी मेरे से। धन्यवाद। धन्यवाद।